हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, उसमें मुझे दिखता है कि ये वीडियोस, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो और मन करता है वीडियोस बनाने का, और मैं कंटिन्यू पूरी ट्राई करता हूँ कि आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर यूट्यूब पे लाता रहूँ। चलिए, सारे कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन ट्राई करता हूँ कि एक बार शाम के टाइम थोड़ा टाइम निकाल के देख लूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम वापस से हमारा अमालगमेशन के अंदर अभी तक हमने क्या किया है, लेक्चर नंबर फर्स्ट कर लिया है। जो थी कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर हमने अमालगमेशन क्या है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बारे में पढ़ा था, और ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी क्या होता है वो पढ़ा था। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लिया होगा। और उसके अंदर मर्जर और परचेज मेथड के बारे में बताया था। मर्जर को इंटरेस्ट पूलिंग मेथड भी बोलते हैं, और एक 5 कंडीशंस बताई थी। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो मर्जर मेथड अप्लाई होगा। उनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, कोई भी एक भी कंडीशन, तो उस केस में हमारा परचेज मेथड लगेगा अकाउंटिंग करते टाइम। उसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर हमने परचेज कंसीडरेशन समझा कि परचेज कंसीडरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, खरीद लेती है, तब बदले में उनके ओनर्स को कुछ तो पे करना पड़ेगा। हाँ, उसी को बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। इसके हम 4 मेथड्स पढ़ चुके हैं। आपने आई होप लेक्चर नंबर सेकंड भी देखा होगा। लेक्चर नंबर थर्ड की बात करते हैं, और आज के इस लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर, या आज लेक्चर नंबर थर्ड है, इसमें हम जनरल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। किस चीज़ की? जो अमालगमेशन का प्रोसेस होता है, इसमें जनरल एंट्री तो होगी ना। यहाँ पर एक ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को परचेज कर रही है। ट्रांसफरी कंपनी हो गई हमारी परचेजर, और ट्रांसफरर कंपनी हो गई हमारी सेलिंग। ओके, वेंडर कंपनी। तो पूरा बिजनेस आ रहा है, तो ट्रांजैक्शन तो हो रहा है ना, एसेट आ रही है, लायबिलिटी आ रही है, और बदले में कुछ परचेज कंसिडरेशन में पेमेंट कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं उसके ओनर्स को। तो ये ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड ऑल्सो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। आज के इस चैप्टर के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कवर करा रहा हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अमालगमेशन, जिसमें हमें जनरल बुक एंट्रीज करनी पड़ेगी, है ना। और ये जनरल एंट्रीज जो है हमें करनी पड़ेगी दोनों की बुक्स के अंदर। एक करनी पड़ेगी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी यानी कि परचेजर कंपनी, और एक इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी यानी कि सेलिंग एंड वेंडर कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में हम एंट्री करेंगे, जो कंपनी बंद हो रही है, ओल्ड कंपनी जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा आपको कि इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि जो परचेजर कंपनी है या जो न्यू कंपनी है जो किसी बिजनेस को एक्वायर कर रही है, उस कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री क्या होगी अमालगमेशन के केस में। तो यहाँ पर जनरल एंट्री करते टाइम हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? एक तो है हमें मेथड कौन सा लग रहा है, मर्जर मेथड लग रहा है या फिर हमारा परचेज मेथड लग रहा है। अब मर्जर मेथड को हम एक और नाम से बोलते हैं पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। तो मर्जर या पूलिंग इंटरेस्ट मेथड लगेगा या फिर परचेज मेथड लगेगा, तो डिपेंड करता है वो 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, जो मैं लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर आपको बताई थी। अगर वो 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम कौन सा लगा देंगे, मर्जर मेथड, और अगर उसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो परचेज मेथड लगाएंगे। तो फर्क ये होगा कि अगर मर्जर मेथड लग रहा है तो उसकी जनरल एंट्री थोड़ी अलग है, और परचेज मेथड की जनरल एंट्री थोड़ी अलग है। काफ़ी हद तक एंट्रीज काफ़ी सारी सेम है, लेकिन कुछ कुछ एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है, मैं जनरल एंट्री करके आपको बताता हूँ। मैंने पहले कर रखी है, आपको समझा देता हूँ। देखो, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, अगर मर्जर मेथड लगेगा तो क्या होगी, और परचेज मेथड लगेगा तो क्या होगी। आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट एंट्री की, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री किस चीज़ की होती है, ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ स्कीम। अब जिस दिन स्कीम अप्रूव हो जाती है अमालगमेशन की, ठीक है भैया, जो बी लिमिटेड है हमारी, जो ट्रांसफरर कंपनी है, और जो हमारी ए लिमिटेड है जो ट्रांसफरी कंपनी है, इसकी ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे हैं। और बट ये एंट्रीज हम करने से पहले ये तो देखेंगे ना भाई, ये स्कीम अप्रूव हो गई है कि नहीं हुई। हाँ, तो हो गई, दोनों कंपनियों में सहमति बन गई है, ठीक है भैया। बी लिमिटेड जो है ए लिमिटेड में आ रही है, बदले में परचेज कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। तो अब हमारी जो ए लिमिटेड है, ट्रांसफरी कंपनी है, परचेजर कंपनी है, वो अगर मर्जर मेथड लगाए या पूलिंग इंटरेस्ट मेथड लगाए, सॉरी ये दोनों ही है, मर्जर और पूलिंग इंटरेस्ट मेथड एक ही है, या परचेज मेथड लगाए, तो उस केस में क्या जनरल एंट्री होगी। तो जिस दिन ये अप्रूव हो गया, सहमति बन गई, उस दिन हम एंट्री क्या करेंगे, मर्जर मेथड के अंदर। ये देखो, मर्जर मेथड के अंदर उसमें हम क्या करेंगे, बिजनेस मर्जर अकाउंट को कर दिया डेबिट। किसको डेबिट कर रहे हैं, बिजनेस मर्जर अकाउंट को। और क्रेडिट कर किसको कर रहे हैं, तो लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। अब सर ये क्या है, डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, थोड़ा सा इसको ध्यान से मेरी
बातों पे ध्यान दोगे, जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों पे ध्यान दोगे तो आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा, याद हो जाएगा। तो देखो क्या है, बिजनेस मर्जर अकाउंट को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि भैया पूरा का पूरा बिजनेस हम खरीद रहे हैं। बी लिमिटेड का पूरा बिजनेस मेरे पास आ रहा है और मैं ए लिमिटेड की बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ, तो पूरा बिजनेस मेरे पास में आ रहा है, तो बिजनेस तो एक तरह का एसेट हो गया ना। हाँ, उससे पैसा कमाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, और है ना, तो वो पूरा बिजनेस आ रहा है तो इसलिए वो एसेट है, और एसेट ऑलवेज डेबिट होती है। आपको ये वाला मॉडर्न रूल तो आपको क्लास 11 से ही पता होगा, है ना। और मेरे अगर रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा एसेट डेबिट होती है, एसेट इंक्रीज हो तो और डेबिट करो, और एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करो। और लायबिलिटी वाला भी आपको पता ही होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए तो क्रेडिट करो, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाए तो डेबिट करो, ये पता ही होगा। तो एसेट हमारे पास में आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, ठीक है, यानी कि बिजनेस जो परचेज कर रहे हैं वो डेबिट कर दिया, क्योंकि एसेट है। लेकिन बदले में क्या देने पड़ेंगे, पैसे। हाँ, परचेज कंसिडरेशन, प्रतिफल देना पड़ेगा, लेकिन अभी तक पे नहीं किया है, लेकिन ये पता है कि कितना देना है, तो ये एक तरह की लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी जब जनरेट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, देखो लायबिलिटी बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमको पैसे देने हैं, हमारी लायबिलिटी जनरेट हो गई, इसलिए मैंने लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी यानी कि टू बी लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया कि भाई इतना बिजनेस आ रहा है, इसके बदले में इतने पैसे देने हैं, हो गई फर्स्ट एंट्री। अब ये तो हो गई मर्जर मेथड में। अगर परचेज मेथड की बात करें तो सेम एंट्री है, बस थोड़ा सा फर्क है। बिजनेस मर्जर की जगह यहां पर करना है बिजनेस परचेज, बस, ठीक है। और लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी यहां पर भी है, लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी यहां पर भी है। मेथड दोनों अलग है, चीज तो एक ही है, बिजनेस आ रहा है और लायबिलिटी ये पैसे देने हैं ओल्ड कंपनी को, या इसकी जगह हम लिक्विडेशन ऑफ ट्रांसफरर कंपनी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूजन नहीं हूं इसलिए मैंने ओल्ड कंपनी लिख दिया। ओके, ठीक, फर्स्ट एंट्री हो गई, अप्रूव होगी जिस दिन स्कीम, यानी कि पहली एंट्री। आपको फर्स्ट एंट्री यही करनी पड़ेगी। अब देखो, फर्स्ट एंट्री के बाद में दो एंट्री और होगी, एंट्री नंबर सेकंड और एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर सेकंड और एंट्री नंबर थर्ड में हम एक ही काम करेंगे, जो फर्स्ट एंट्री हमारी हुई है, हाँ, इसको हम कैंसिल करेंगे, इसको हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि फर्स्ट एंट्री में जैसे बिजनेस मर्जर डेबिट हुआ है तो इसको हम सेकंड एंट्री में क्रेडिट कर देंगे, और ये लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी क्रेडिट हुआ है, इसको हम थर्ड एंट्री में डेबिट कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, देखिए, बिजनेस मर्जर को इसलिए हम सेकंड एंट्री के अंदर, देखो यहां पर, ये देखो बिजनेस मर्जर, देखो यहां पर डेबिट है ना, हाँ, सेकंड एंट्री के अंदर हम इसको यहां क्रेडिट कर देंगे। एक चीज और, ये जो बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट और लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट क्रेडिट किया है, हाँ जी, ये एसेट है, ये लायबिलिटी, ये पैसे देने हैं, ये किस अमाउंट से करेंगे, ये हम करेंगे पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से। जो परचेज कंसिडरेशन हम कैलकुलेट करना सीखे थे ना लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर, हाँ, वो यहाँ लिखना है। ओके, तो यहाँ पर बिजनेस मर्जर अकाउंट जो डेबिट हो रहा है परचेज कंसिडरेशन से, वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन से, उस अमाउंट से जो पीसी से, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए ये है क्या, ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ये एंट्री हो रही है जब हम एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं ओल्ड कंपनी की, ट्रांसफरर कंपनी की, बी लिमिटेड की। उसको बोल रहे हैं ला भैया अमालगमेशन हो रहा है, तेरी एसेट लेके आ, तेरी लायबिलिटी लेके आ। अब उसकी एसेट हमारी एसेट, और तेरी बहन मेरी बहन सेम, उसकी एसेट हमारी एसेट, उसकी लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी, क्योंकि अब वो हमारी हो गई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो एसेट आ रही है, तो एसेट तो आती है तो डेबिट, तो ये रहा डेबिट, और साथ में लायबिलिटी आती है वो क्रेडिट, तो ये देखो क्रेडिट कर दिया। तो जितनी भी एसेट टेक ओवर हुई डेबिट, जितनी भी लायबिलिटी टेक ओवर हुई क्रेडिट। इसके अलावा कुछ रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफरर कंपनी के हैं, बी लिमिटेड के हैं, वो अब किसके हो जाएंगे, ए लिमिटेड के, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गए, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या हो गया, एसेट आ गई डेबिट, लायबिलिटी आ गई क्रेडिट, रिजर्व एंड सरप्लस क्रेडिट, और ये जो बिजनेस मर्जर डेबिट था इसको यहाँ क्लोज करके क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये जो बिजनेस आना था ना, हाँ, वास्तव में वो एसेट और लायबिलिटी के रूप में आया है। तो अब ये एसेट रही नहीं, खत्म हो गई, क्योंकि पैसा आना था, एसेट आनी थी, लायबिलिटी आनी थी, आ गई, तो अब एसेट ये रही नहीं, खत्म। अब अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तो उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और क्रेडिट में आता है अगर बैलेंसिंग फिगर तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ये तो हो गई मर्जर मेथड। अब हम बात करते हैं हमारे परचेज मेथड में क्या होती, ये सेम एंट्री। तो परचेज मेथड में वही, ये जो बिजनेस परचेज है, हाँ, ये यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन से, जी बिल्कुल। इसके अलावा एसेट आएगी, यस, तो ये सन्ड्री एसेट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिट। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर हम रिजर्व एंड सरप्लस भी ले रहे थे बी लिमिटेड के, सेलिंग कंपनी के, वेंडर कंपनी के, ट्रांसफरर कंपनी के, लेकिन यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेते हैं।
यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है डेबिट में जनरल रिजर्व में जाता है, यहाँ पर डेबिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो किस में जाएगा, गुडविल अकाउंट में जाएगा। आया समझ में? तो एसेट इधर भी डेबिट, एसेट इधर भी डेबिट, एसेट लायबिलिटी इधर भी क्रेडिट, लायबिलिटी इधर भी क्रेडिट, बिजनेस मर्जर इधर क्रेडिट, इधर बिजनेस परचेज क्रेडिट, जो ऊपर फर्स्ट एंट्री में डेबिट हुआ था सम। यहाँ जनरल रिजर्व भी क्रेडिट होते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस भी लेते हैं हम, इसलिए क्रेडिट करते हैं, यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ डेबिट में बैलेंसिंग फिगर में आ जाए तो जनरल रिजर्व में डाल देंगे, यहाँ पर गुडविल में डाल देंगे, सिंपल। ओके ठीक। एंट्री नंबर 3, मैंने बोला था फर्स्ट एंट्री से ही अगली 2 एंट्रियां बनेगी, तो बिजनेस मर्जर क्रेडिट यहाँ सेकंड एंट्री में कर लिया। अब ये जो लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी हमने क्रेडिट कर रखा है दोनों ही मेथड के अंदर, क्यों कर रखा है, क्योंकि ओल्ड कंपनी के ओनर को हमें कुछ देना है, प्रतिफल देना है, कंसिडरेशन देना है। एसेट ले ली ना तो बदले में कुछ देना तो पड़ेगा, वरना कौन देंगे हमको, है ना, उसके ओनर हमको अपना बिजनेस क्यों बेचेंगे। तो बदले में जब हम दे देंगे तब तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तब तो ये लायबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि पेमेंट कर दिया, है ना। और लायबिलिटी जब खत्म होती है तो क्या करते हैं, देखो लायबिलिटी अगर कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, देखो यस। तो यहाँ पर ये लायबिलिटी खत्म होगी तो हम थर्ड एंट्री के अंदर ये जो लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी है इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। ये देखो लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी को डेबिट कर दिया, ये देखो लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट था, यहाँ डेबिट कर दिया, ठीक है सर, डेबिट कर दिया। अब बदले में आप बी लिमिटेड के जो ट्रांसफरर कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको क्या दे रहे हो, सर हम उनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। सर हम उनको इक्विटी शेयर प्रीमियम पे दे रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। हम प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम डिबेंचर दे रहे हैं तो डिबेंचर। अगर इक्विटी शेयर दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो तो तीनों क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम उनसे एसेट ले रहे हैं, बदले में ये चीज़ें दे रहे हैं, ये सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं। तो ये लायबिलिटी जो उत्पन्न हो गई, एक लायबिलिटी खत्म दूसरी बन गई, ओके। बट अगर ये तीनों प्रीमियम पे दे रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। अब शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, लेकिन डिबेंचर अगर डिस्काउंट पे इशू होंगे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। शेयर इशू डिबेंचर इशू करने वाले चैप्टर मैंने करा रखे हैं तो आई होप देखे होंगे, तो ये बिल्कुल ईजी हो गया। और अगर कुछ पैसा दे रहे हो तो कैश। सर ये तो आपने मर्जर का बता दिया, परचेज मेथड में क्या होगा बेटा, सेम, कोई फर्क नहीं है, ये एंट्री सेम टू सेम होगी, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, ओके। नेक्स्ट, तो 3 एंट्री कर ली, फर्स्ट एंट्री अप्रूवल वाली स्कीम वाली, और उससे ही आगे की 2 एंट्री बन जाती है, एक एसेट टेक ओवर वाली और एक लायबिलिटी पेमेंट करने वाली, ठीक है। अब एंट्री नंबर आती है फोर्थ एंट्री आती है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यानी कि जो ओल्ड कंपनी है, जो हमारी बी लिमिटेड है, उसकी कुछ लायबिलिटी है और उसका पेमेंट हम कर रहे हैं, ए लिमिटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, लायबिलिटी खत्म, और टू कैश या बैंक, सिंपल है। लायबिलिटीज जो भी उसकी पेमेंट करनी वो हमारी हो गई पहले से, तो अब उसको डेबिट कर दो और टू कैश या बैंक कर दो, और इस केस में भी ये सेम एंट्री होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, परचेज वाले मेथड में। इसके अलावा अब आता है एक मामला कॉन्ट्रा एंट्री का, इसको समझना। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री या कॉन्ट्रा आइटम्स, ठीक है। ए और बी लिमिटेड अब मिल गई है ना, बी लिमिटेड खत्म हो गई और ए लिमिटेड आ गई, ठीक है, ओके। ए लिमिटेड नई कंपनी बन गई, ठीक है, लेकिन इससे पहले दोनों सेपरेट थी, ए लिमिटेड सेपरेट थी, बी लिमिटेड सेपरेट थी, दोनों अपने अपने बिजनेस करती थी। तो अगर उस केस के अंदर जब ये दोनों अलग कंपनियां थी, उस टाइम हो सकता है, हाँ जरूरी नहीं है कि हर केस में होगा ही, बट हो सकता है कि ए लिमिटेड ने कुछ गुड सेल कर दिया बी लिमिटेड को, या बी लिमिटेड ने कुछ सेल कर दिया बी लिमिटेड, ऐसा कुछ एक ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन ये उधार पे हो गया। अब हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, हमारी जो ए लिमिटेड है उसने बी लिमिटेड को कुछ उधार सेल कर दिया, इसका मतलब ए लिमिटेड ने उधार बेचा है, हाँ, तो ए लिमिटेड को बी लिमिटेड से पैसे लेने हैं, क्योंकि गुड्स दिया है तो पैसे तो लेंगे, लेकिन अभी तक लिए नहीं है। इसका मतलब ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड कौन है, वर्ड्स पे ध्यान देना, ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड डेटर है क्योंकि पैसे लेने हैं। अब बी लिमिटेड के लिए ए लिमिटेड कौन है, क्रेडिटर है क्योंकि पैसे देने, उधार परचेज किया। तो यहां पर ये कॉन्ट्रा आइटम्स हो गए। अब दोनों कंपनियां एक हो गई, तो अब काय का लेना देना है ना, मिलन हो गया दो आत्माओं का, और दो आत्माएं मिलके एक आत्मा बन गई, तो अब क्या लेना क्या देना, आ गया समझ में, ओके। अलग होती दोनों, सेपरेट होती तो लेना देना हो सकता था। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल, डेटर एक एसेट है, हाँ, उसको खत्म करने के लिए क्या करो, क्रेडिट। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, उसको खत्म करने के लिए क्या करो, डेबिट। तो क्रेडिटर टू डेटर करके खत्म कर देंगे जो भी कॉन्ट्रा आइटम है, तो ये एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर टू डेटर, और इस केस में भी क्या होगी, वो सेम टू सेम, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा फिर फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं
वो किसके हैं? ट्रांसफरर कंपनी के हैं, बी लिमिटेड के हैं, वेंडर कंपनी के हैं, सेलिंग कंपनी के हैं, ओल्ड कंपनी के खर्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका तो लिक्विडेशन हो रहा है, वो पूरी खत्म हो रही है। हाँ, उसको हम खरीद रहे हैं तो खर्चे तो लगेंगे ना, बिना ऐसे ही थोड़ी खत्म हो जाएगी, बहुत सारी लीगल एक्सपेंसेस तो होंगे। हाँ, उसका पेमेंट अगर ए लिमिटेड यानी कि हमारी ट्रांसफरी कंपनी है, हमारी यानी कि परचेजर कंपनी कर रही है, उसके लिक्विडेशन के खर्चों का पेमेंट हम कर रहे हैं, तो उस केस में अगर मर्जर मेथड है तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और अगर परचेज मेथड है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। पैसा जा रहा है तो कैश एंड बैंक या गुडविल को डेबिट करना है या जनरल रिजर्व को करना है। लास्ट एंड फाइनल, अगर मर्जर मेथड लगता है तो ये 7वीं एंट्री नहीं होगी, ये एंट्री है क्रिएशन ऑफ स्टैच्यूटरी रिजर्व। अगर परचेज मेथड यूज होता है तब एक स्टैच्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, और वो केवल परचेज मेथड के अंदर ही करना पड़ता है। अगर मर्जर मेथड लग गया तो आपको स्टैच्यूटरी रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन अगर परचेज मेथड लग रहा है तो उस केस के अंदर आपको स्टैच्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, और उसकी एंट्री होती है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। अब ये स्टैच्यूटरी रिजर्व कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं स्टैच्यूटरी रिजर्व्स: इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, टी डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, ये आपके स्टैच्यूटरी रिजर्व होते हैं। ये एंट्री 7th नंबर स्टैच्यूटरी रिजर्व को क्रिएट करने की ओनली परचेज मेथड से जनरल एंट्री कर रहे हो तो लगे होगी, वरना नहीं होगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसफरी कंपनी यानी कि परचेजर कंपनी यानी कि न्यू कंपनी की बुक्स के अंदर जनरल एंट्री करना सिखाया आपको, मर्जर मेथड के अंदर भी, परचेज मेथड के अंदर भी, विथ कंपेरिजन, ताकि आपको याद हो जाए। अब आगे का आपको छोड़ता हूँ, आई होप आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बढ़ाएंगे इस चैप्टर को आगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।